हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कल हम लोगों ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ा था। आज हम लोग इम्परफेक्ट मार्केट का थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ओलिगोपोली मार्केट। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग केवल तीन चीज़ों का डिस्कस करेंगे। ओलिगोपोली होता क्या है, किस तरीके का मार्केट होता है ये, और इसमें किस तरीके के फीचर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसका। तो चलिए शुरू करते हैं ओलिगोपोली मार्केट की तरफ। तो देखिएगा, बेसिकली ओलिगोपोली की मीनिंग क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। तो देखिएगा, ओलिगो जो पोली जो वर्ड बना है वो क्या बना है आपका, दो वर्ड से मिलकर बना है। ओलिगोपोली जो वर्ड बना हुआ है वो आपका क्या होता है, दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला क्या है आपका, पहला जो वर्ड है वो क्या है, ओल्गी, और दूसरा है पोलिन। तो देखिएगा, ओलिगी मतलब क्या होता है आपका फ्यू, और पोलिन मतलब क्या होता है आपका सेलर। तो बेसिकली क्या होता है, ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें क्या होती है, बहुत ही फ्यू सेलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इतनी बड़ी मार्केट है तो इसमें मैक्सिममली क्या होते हैं, 6 to 8, बहुत ज़्यादा 6 to 8 तक ही क्या होते हैं आपके सेलर्स रहते हैं। जैसे कि ये पूरी मार्केट है और इसमें मैक्सिममली क्या होते हैं, 6 to 8, 5, 6, 7 ऐसे तरीके के क्या होते हैं आपके इसमें सेलर्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, जैसे कि इस समय टेलीकॉम डिपार्टमेंट, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, यानी कि जो आपकी मोबाइल नेटवर्क टेलीकॉम इंडस्ट्री है, वो ओलिगोपोली मार्केट को शो करती है। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि इसमें जियो है, इसमें एयरटेल है, आइडिया वोडाफोन है और BSNL है। तो देखिएगा, पूरी मार्केट की जो सप्लाई को टेक ओवर कर रखा है वो इन चार कंपनियों ने कर रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरी मार्केट की सप्लाई केवल फ्यू सेलर देख रहे हैं। वो फ्यू सेलर कौन कौन से हैं, एयरटेल, जियो, आइडिया वोडाफोन और आपका BSNL। तो ये मार्केट कौन सी कहलाएगी, ओलिगोपोली मार्केट। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो ओलिगोपोली क्या होती है, ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट होती है जो कि क्या करती है, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच देयर आर फ्यू सेलर्स। ठीक है ना, फ्यू सेलर्स रहेंगे और वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे, प्रोड्यूस और सेल कर रहे होंगे ईदर होमोजीनियस प्रोडक्ट और हेट्रोजीनियस या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अब देखिएगा, हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट मार्केट में आपको क्या पढ़ा था, जो प्रोडक्ट था वो क्या था, होमो। क्या था, होमो। अब क्या होता था, जब हम लोगों ने कल मोनोपोलिस्टिक पढ़ा था तो वहां पे क्या था, वहां पे आपका क्या था, आपका बेसिकली हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट थे। लेकिन यहां पर जो होते हैं, जो फ्यू सेलर्स हैं, जो मार्केट, ये ऐसी मार्केट होती है जो फ्यू सेलर्स की होती है। यहां पर क्या होता है, या तो फ्यू सेलर्स होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे होंगे या तो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। बात समझ में आ रही है। अब कैसे, अब जैसे कि मान लीजिए होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो देखिएगा, अगर एग्जांपल लेते हैं ओपेक। ओपेक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसी पूरी संस्था है जिसमें जो कंट्रीज क्रूड ऑयल को सेल करती हैं उनको शामिल किया गया है। तो आपको ये सारी कंट्री, यानी कि ओपेक में जितनी भी कंट्री हैं, जितने भी सेलर्स हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ये सब क्या सेल करते हैं, क्रूड ऑयल। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल क्या है, सबका सेम होता है, यानी कहता है होमोजीनियस प्रोडक्ट है। क्रूड ऑयल किसी का अलग अलग तो होगा नहीं, सबका सेम होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, होमोजीनियस प्रोडक्ट हो जाएगा। और जब क्या होती हैं, सारी फर्म्स मिलकर अलग अलग प्रोडक्ट सेल करती हैं, अलग अलग प्रोडक्ट किसी तरीके के सेल करती हैं, तो उसे कहते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो ओलिगोपोली में ज़रूरी नहीं है कि होमोजीनियस ही कर रही होगी फर्म या फिर हेट्रोजीनियस ही कर रही होगी। यहाँ पे होमोजीनियस भी कर सकती है और हेट्रोजीनियस की, बस यहाँ पे याद रखिएगा फ्यू सेलर्स रहते हैं। अब बात करेंगे फीचर्स की। तो देखिएगा, फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसके क्वेश्चन भी कई सारे आते रहते हैं। तो एक एक करके फीचर्स वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फीचर क्या होता है, फ्यू सेलर। मैंने जैसे बताया, इस पर्टिकुलर मार्केट में, यानी जिस मार्केट में, जैसे आप कोई ब्रेक देखते हैं, मान लीजिए कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं टीवी पे, तो अगर आपके दिमाग में ये आया प्रश्न कि ये जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का है, मोनोपोलिस्टिक का है, मोनोपोली का है या ओलिगोपोली का है, तो आपको देखना है कि उस
पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितनी कंपनियां बनाती हैं। अगर बनाने वाली कंपनियां क्या है, कम है, तो वो क्या हो जाएगा, ओलिगोपोली मार्केट। जैसे कि आपको पता है जब आप टेलीकॉम इंडस्ट्री का ऐड देखते हैं तो आपको 2 ही 3 ऐड देखने को मिलेंगे। एक आता है आइडिया वोडाफोन, दूसरा आता है भारती एयरटेल और तीसरा आता है रिलायंस जियो। तो इसके अलावा तो आपको कोई ज़्यादा ऐड देखने को मिलता नहीं है। तो ये मार्केट कैसी होगी, ओलिगोपोली मार्केट। अब क्या होता है, सेकंड फीचर क्या है, कंट्रोल ओवर सप्लाई। तो देखिएगा कंट्रोल ओवर सप्लाई क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, जैसे कि क्या होता है कि मार्केट में इतनी बड़ी मार्केट है और कई फ्यू फर्म्स हैं, यानी कि कहते हैं फ्यू सेलर्स हैं, तो ये केवल यही सप्लाई करेंगी, यही पूरी मार्केट को सप्लाई करेंगी। यानी कि जो कस्टमर है वो बहुत वास्ट है और उसको जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाले हैं वो बहुत कम है। तो इनके पास ही पूरी मार्केट की सप्लाई रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल का जो नेटवर्क है वो उनका पूरे इंडिया का मोबाइल का नेटवर्क 3 से 4 कंपनियों के पास है। कौन कौन सी, रिलायंस जियो हो गया, भारती एयरटेल हो गया, आइडिया वोडाफोन हो गया, बीएसएनएल हो गया। तो जो कंट्रोल ओवर सप्लाई करने वाले क्या हैं, केवल 4-5 फर्म्स हैं। तो 4-5 फर्म्स होने के कारण यहाँ पे जो सप्लाई पे होता है वो उनके पास पूरा कंट्रोल होता है। थर्ड चीज क्या होती है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म। देखिएगा इंटरडिपेंडेंस क्या होती है, देखिएगा जब घर में क्या होते हैं, बहुत सदस्य होते हैं, बहुत ज़्यादा सदस्य होते हैं, सदस्य बहुत ज़्यादा है ना, तो आपको पता है किसी एक सदस्य की बात का दूसरी सदस्य को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर घर में सदस्य जो हैं वो क्या हैं, कम हैं, 2 ही 3 सदस्य हैं, तो एक की बात का फर्क दूसरे को पड़ेगा क्योंकि सदस्य बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम होता है कि जो मार्केट में सप्लाई करने वाले हैं वो क्या है, फ्यू हैं। तो जो एक आदमी करेगा उसका इफेक्ट दूसरे को जरूर पड़ेगा। जैसे कि रिलायंस जियो 0 पे ले आया था, आपको पता है डेटा पैक लाया, तो बाकी सारी जो कंपनियों को था बहुत बड़ा असर पड़ा था इसका। रिलायंस का डेटा पैक कंपैरेटिवली आइडिया वोडाफोन या फिर भारती एयरटेल से कम होता है, तो इस कारण क्या होता है, अदर फर्म्स को इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर कोई भी एक फर्म अगर कोई एक काम करती है तो उसका इफेक्ट दूसरे पे पड़ता है, इसे कहते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म। फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या होता है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड पाया जाता है। हर फर्म क्या करती है, एक दूसरे को दबाने की कोशिश करती है, कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर पाया जाता है। भले सामने से वो अलग दिखें बट कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर अंदर ही अंदर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल आप एयरटेल का कभी ऐड देखिए तो वो क्या कहते हैं, सबसे तेज। आपने बहुत लोगों को यूज़ करा तब आप आए तो सबको पता चला कि एयरटेल ही सबसे तेज है। तो देखिएगा एक वो सबसे तेज क्या कह रहा है कि लोग जियो पे शिफ्ट हो गए थे। आफ्टर दैट जब उन्हें पता चला कि जियो का जो वो है बेसिकली जो स्पीड है वो कम है ना, तो लोग स्विच हो गए, किस पे आ गए, भारती एयरटेल पे आ गए। तो एडवर्टीजमेंट में वो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर देखने को मिलता है। तो ये एक और इसकी फीचर और विशेषता होती है इस पर्टिकुलर मार्केट की। ग्रुप बिहेवियर पाया जाता है। ग्रुप बिहेवियर इससे पाया जाता है क्योंकि फ्यू सेलर्स हैं, तो कभी कभार क्या होते हैं वो कार्टेल बना लेते हैं, यानी कि ग्रुप बना लेते हैं और कहते हैं सब लोग एक दाम पे बेचेंगे और मार्केट पे बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगे। फॉर एग्जांपल कि जब आप मान लीजिए 3 लोग हैं बेचने वाले, तो अगर आप आपस में लड़ते रहेंगे तो फायदा किसको मिलेगा, कस्टमर को। बट अगर आप मिल जाएंगे तो आप किसको फायदा मिलेगा, कंपनी को। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभार कार्टेल फाउंड हो जाते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप बिहेवियर भी पाया जाता है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत हाई रहती है, सेलिंग कॉस्ट बहुत हाई रहती है, क्योंकि हर एक फर्म यानी कहता है 4-5 सेलर हैं तो हर एक फर्म को बताना पड़ता है हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो देखिएगा रिलायंस क्या कहता है, जियो सबसे सस्ता, और भारती एयरटेल क्या कहता है, सबसे तेज। तो देखिएगा एडवर्टीजमेंट में आपको देखने को मिलता है कई सारा एडवर्टीजमेंट, 24 घंटे एडवर्टीजमेंट आता है। अगर आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में हर टीम जियो के ऐड लगाए बैठती है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। फिर क्या होती है, प्राइस रिजिडिटी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। प्राइस रिजिडिटी ये बताती है कि यहाँ पर जो प्राइस होता है वो क्या होता है, स्टिक हो जाता है, एक ही पॉइंट पर क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। जैसे प्राइस यहाँ पर है तो वो क्या हो जाएगा, यहीं पर स्टिक हो जाएगा, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सारी फर्म्स क्या होती है आसपास के दाम पे ही क्या होती हैं चीज़ों को बेच रही हैं। तो जब कोई भी एक फर्म क्या करती है, अगर प्राइस को बढ़ा देती है तो अदर फर्म्स क्या होती हैं उसको फॉलो नहीं करती, ठीक। और अगर वो क्या कर देती है, बहुत प्राइस कम कर देती है तो उसको फॉलो करती हैं।
तो इससे क्या होता है, जब उसे फॉलो नहीं करती तो उसको यहाँ पे लॉस होगा मार्केट शेयर का, और यहाँ पे वो प्राइस कम करके जब सोचेगा मार्केट शेयर बढ़ा है तो वो लोग उसे फॉलो करेंगे, तो मार्केट शेयर में कोई बदलाव नहीं आएगा और कॉस्ट क्या प्राइस जो रेवेन्यू था, मार्जिनल रेवेन्यू, वो भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए सब फर्म क्या करती है, एक प्राइस पर स्टिक रहती हैं ज़्यादा, उसमें क्या करती है, ना तो उसे बढ़ाने की कोशिश करती है ना तो उसे घटाने की कोशिश करती है, चूंकि राइवल अटैक कर देते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इस फर्म में, आपको पता ही होगा, क्योंकि 4-5 लोग होते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बना रहता है। और लास्ट क्या होती है, इनडिटर्मिनेटनेस ऑफ डिमांड कर्व। यहाँ पे क्या होता है, डिमांड कर्व मैं बता देना चाहता हूँ, किंग डिमांड कर पाया जाता है, जिसको मैं फर्दर डिस्कस करूंगा। किंग डिमांड कर पाया जाता है, इसमें क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिमांड कर्व। कौन कौन सा, इलास्टिक डिमांड कर्व और इन इलास्टिक डिमांड कर्व, तो इन दोनों का कॉम्बो होता है। तो आज के लेसन में केवल हम लोग इतना ही सीखेंगे, फर्दर लेसन में हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।